नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2017 में पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वस्तुनिष्ठ में पहला प्रश्न पूछा गया था 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। यहाँ पर संख्या आपको दिया गया है 8365। यहाँ पर देखिए 3 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो ये चूंकि सैकड़े के स्थान पर है तो 3 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आ जाएगा 300, यानी 8365 में 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 300। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कहने का मतलब कि जो पहली संख्या होगी वह दूसरे का 1/, करने से आएगी। मतलब अगर पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या 1/x होगी, या फिर सीधे शब्दों में ये कहा जाए कि अगर दोनों संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो हमें गुणनफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 1 हमें प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे तो दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो गुणनफल आपको 1 मिलेगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में पूछा गया था कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ऑप्शन नंबर 3 5/6 और 6/5 एक दूसरे के व्युत्क्रम है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था 2.4 गुणे 0.5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 24 का पहाड़ा 5 बार जब आप पढ़ेंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव लगाने के लिए देखिए दोनों संख्याओं में एक एक अंक के बाद दशमलव है, यानी कि गुणनफल में 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 1.20, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। उत्तर हो जाएगा 1.20। चौथा प्रश्न पूछा गया था 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर इस ब्रैकेट को जब हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 7x = 12x - 3। आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 12x - 3 सही उत्तर है। बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में वृहत कोण है। वृहत कोण उस कोण को कहा जाता है जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। चारों ऑप्शन में देखिए 180 अंश से अधिक यही कोण है और 360 से भी कम है, तो ऑप्शन नंबर 3 305 डिग्री वृहत कोण हो जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि 15 को आपको ऐसे संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा करने पर 15 आना चाहिए, और जिन भी संख्याओं में आप तोड़ेंगे वह सभी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड निकालने के लिए आप भाग विधि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर 15 जब आप लिखेंगे तो फिर इसको 2 से तो कटेगा नहीं, तो सबसे पहले 3 से काटना पड़ेगा। 3 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया। 15 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा 3 गुणे 5 होगा। उत्तर हो जाएगा 3 गुणे 5। सातवां प्रश्न पूछा गया था x - y में क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल 2x + y हो जाए। इसको आसान बनाने के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर 7 में क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या 12 मिल जाए, तो आप कहेंगे कि 7 में 5 जोड़ने पर 12 मिल जाता है। आपने कैसे निकाला, तो 12 में से 7 आपने घटा दिया तो आपको 5 प्राप्त हो जाता है। उसी तरीके से देखिए अभी वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि x - y में क्या जोड़ दिया जाए कि 2x + y हो जाए। तो हमको क्या करना है कि 2x + y में से सिंपली x - y को घटा देना है। चलिए मैं घटाता हूँ। 2x + y है जिसमें से हमको घटाना है x - y। ठीक है, अब घटाते समय देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस चिन्ह को आपको इग्नोर कर देना है। अब देखिए 2x में से x घटेगा तो बचेगा x, और y मिल करके हो जाएगा 2y, यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा कि x - y में x + 2y जोड़ने पर हमें योगफल 2x + y प्राप्त हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक कहा जा रहा है कि चतुर्भुज यानी जिसमें 4 भुजाएं होंगी। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ये सभी कोण 90 अंश का है। तो पूछा जा रहा है कि ये आकृति क्या होगी, तो ये आकृति वर्ग कही जाती है। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वर्ग में ही प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो 8वें का उत्तर हो जाएगा कि ऐसे चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। दो संख्याओं का मौसा आपको दिया गया 16 और उनका गुणनफल दिया गया है 6400, तो उनका लसा आपसे पूछा जा रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 संख्याओं का मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर
मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ, मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या यानी x1 गुणे x2। ठीक है, अब देखिए मौसा का मान हमको कितना दिया गया, 16 दिया गया, तो मौसा की जगह मैं 16 रख दे रहा हूँ। लौसा हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसके जगह मैं लौसा ही रख रहा हूँ, ये हमसे पूछा जा रहा है। और बराबर करके x1 गुणे x2, x1 x2 क्या है, उन संख्याओं का गुणनफल है जो कि आपको दिया गया है 6400, तो इसके जगह मैं 6400 रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 16 से अगर मैं काटूँ तो 16 चौक 64 होता है, यानी कि 400 आपको प्राप्त हो जाएगा, यानी कि उसका लौसा क्या हो जाएगा, लौसा हमको मिल गया कि उन दोनों संख्याओं का जो लौसा होगा वो 400 होगा। उत्तर हो जाएगा लौसा बराबर 400। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। सबसे पहले तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह होगी 999, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब बोला जा रहा है कि उसकी उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती का मतलब उससे एक ज़्यादा, यानी उससे आने वाला अगला अंक। अब इससे आने वाला अगला अंक एक अगर मैं जोड़ दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 1 10 के 0 हाथ में एक, शेषफल एक हासिल बचा, 9 फिर और एक जोड़ेंगे तो फिर 10, एक हासिल बचा, 9 और एक 10, यानी कि 1000 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या होगी। आपका उत्तर हो जाएगा 1000। दोस्तों अति लघु उत्तरीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो दशमलव यहाँ पर देखिए संख्या आपको दिया गया 0.085, तो सबसे पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 85 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 मैंने कहाँ से लिया, जब आप इसको भाग देंगे तो फिर से आपको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपली उसमें 100 से गुणा कर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये 85 में 10 से भाग होगा तो 8.5% यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.085% में 0.885% होगा, यही आपका उत्तर होगा 8.5%। दोस्तों अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश के कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सीधी लाइन खींचनी होगी पटरी की सहायता से। मान लीजिए ये रेखा मैं खींच लिया जिसका नाम हो गया ए बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से ए को केंद्र बिंदु मानते हुए यहाँ पर प्रकार में कोई भी चाप लेकर के एक चाप इस प्रकार से लगाते हैं। उसके बाद से इस पॉइंट को केंद्र बिंदु मानते हुए बिना चाप को बदले, यानी कि उसी चाप की लंबाई से आप पहली बार इस प्रकार से चाप लगाएंगे तो ये 60 अंश का कोण बन जाएगा। फिर उसके बाद से इसको केंद्र बिंदु मानते हुए एक बार और चाप लगाएंगे तो ये अगला 60 अंश का कोण बन जाएगा। चूंकि हमको 90 अंश का बनाना है, यानी 60 अंश तो ये पहले हमें मिल चुका है। अब इस 60 में से आधा अगर हम लोग कर दें तो 60 ये वाला और इसमें से आधा 30 मिलकर के 90 हो जाएगा। तो इसको आधा करने के लिए यहाँ पर आप केंद्र बिंदु मानते हुए यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। उसके बाद से इस पॉइंट को केंद्र बिंदु मानते हुए यहाँ पर फिर से एक बार चाप लगाएंगे और ये जो कट मिला हमें, ये जो पॉइंट मिला, इसको पॉइंट ए से होते हुए एक रेखा खींच देंगे तो ये वाला जो कोण बन गया ये हमारा बन गया 90 अंश का। 13वां प्रश्न पूछा गया था रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक इमेज को लेकर के जितनी उसकी संख्या है एक पैमाना मान करके उस इमेज को आपको प्रदर्शित करना होता है। जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं पैमाना मान रहा हूँ, माना एक ये सिंबल, ये फूल का सिंबल मैं मान रहा हूँ, इसका मतलब हो गया 5 फूल। अब मैं पैमाना कैसे मान रहा हूँ, तो पैमाना मानने के लिए देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई रहती हैं इसमें एक ऐसी संख्या हमको निकालना रहता है जो सभी संख्याओं को काट दे। यहाँ पर देखिए इन सब में अगर मैं 5 लूँ तो 5 सभी को काट देगा। 5 से 30 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा और 45 भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हमने पैमाना मान लिया। उसके बाद से अब हम लोग को सारणी बनाना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं सारणी बना रहा हूँ। ठीक है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पर फूल का नाम लिख देंगे। यहाँ पर पहला है गुलाब, ठीक है, दूसरा है गेंदा, तीसरा है जूही, चौथा है डहेलिया और 5वां है रजनीगंधा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गुलाब को हमको रिप्रेजेंट करना है। गुलाब के कितने संख्या हैं, 30 हैं, और हमने पैमाना क्या माना है कि एक फूल का मतलब 5 गुलाब हो जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि 30 में हम लोग 5 से भाग दे दें, यानी कि 6
इस प्रकार से फूल हमको बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप 6 फूल बना देंगे। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आप पूछेंगे कि क्या फूल ही सिंबल जरूरी है? आप कोई भी सिंबल मान सकते हैं, ये सिर्फ पैमाना मानने की विधि होती है, ठीक है। उसके बाद से गेंदे को हमको रिप्रेजेंट करना है। गेंदा में 25 है, 25 में 5 से भाग देंगे, यानी 5 फूल हमको बनाना है। 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल और ये 5 फूल, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ऊपर वाले में जो गुलाब का था उसको हमको 6 बनाना था, अभी 5 ही हुआ है, तो 1 6 ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जूही के 10 बनाने हैं। अब 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी कि जूही के 2 सिंबल आपको बना देने होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए डहेलिया में 15 है, तो 5 से भाग देंगे तो 3 सिंबल आपको बनाने होंगे, 1 2 3। यहाँ तक क्लियर। इसी प्रकार से देखिए रजनीगंधा के 45 हैं और 5 से भाग देंगे तो 9 फूल आपको बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया पिक्टोग्राफ के माध्यम से फूलों का, ठीक है। 14वां प्रश्न पूछा गया था 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए और इसकी त्रिज्या भी ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर हमको व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है? व्यास बराबर दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपको निकालना होगा। त्रिज्या का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, व्यास बटे 2, यानी कि 7.2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात हो चुका है। अब सिंपली आपको एक वृत्त खींचना है, तो इंच पटरी पर आप लेंगे और यहाँ पर एक नोक रखते हुए 3.5 का एक इंच पटरी में नाप ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर कोई केंद्र बिंदु होगा जिस पर जो आप प्रकार लिए हैं उसका नोक रखेंगे और 3.5 जो आपने पटरी की मदद से यहाँ पर नाप लिया था उसको रखते हुए इस प्रकार से वृत्त खींच देंगे, ठीक है। और आगे प्रश्न में पूछा गया था इसकी त्रिज्या भी ज्ञात करिए, तो त्रिज्या आप पहले ही निकाल चुके हैं 3.6 सेंटीमीटर। 15वां प्रश्न पूछा गया था पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए आयत के परिमाप का सूत्र आपने पढ़ा होगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। 2 गुणे लंबाई आपको कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब देखिए 2 गुणे 9 धन 3 बराबर 12, यानी कि 24 सेंटीमीटर इस आयत का परिमाप हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न पूछा गया था कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और इतना मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप की फीता बनाइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। जब भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाती है तो वहाँ पर हमेशा मौसा निकाला जाता है, यानी इन तीनों संख्याओं का आपको मौसा निकालना है। गुणनखंड विधि से मैं इन सबका मौसा निकालता हूँ। तो 125 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखिए 125 का हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 220 का गुणनखंड मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 2, फिर उसके बाद से 110 बचेगा, फिर 2 से करेंगे तो 55 बचेगा, फिर 5, फिर उसके बाद से 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 275 का गुणनखंड मैं करूं, 275 का तो क्या आएगा? ये आएगा देखिए 5 गुणे 5 गुणे 11 आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए तीनों में कौन सी संख्या कॉमन है, वही हमारा HCF होगा, यानी कि मौसा होगा। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5 है, एक इसमें भी 5 है और एक इसमें भी 5 है, यानी कि 1 5 कॉमन हो गया। इसके अलावा देखिए क्या कोई और तीनों में कॉमन है? अब कोई कॉमन नहीं है, यानी कि इस तीनों संख्याओं का मौसा हो जाएगा 5। यानी कि प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी से बड़ी माप का फीता बनाइए, तो बड़ी से बड़ी माप का फीता क्या हो जाएगा? 5 मीटर का हो जाएगा, जो कि 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़े के थान को पूरा पूरा नाप सकेगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा 5 मीटर का फीता। 17वां प्रश्न पूछा गया था एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने बच्चे फेल हुए, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पास हुए बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। कितना दिया गया है? आप स्क्रीन पर देखिए 75%, यानी 75% बच्चे पास हुए हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए हैं तो आप कहेंगे 25%। क्यों? क्योंकि टोटल 100% होता है, 100 में से 75 मैंने घटा दिया तो 25% बच्चे फेल हुए हैं। अब पूछा जा रहा है कि फेल हुए बच्चों की संख्या कितनी है, तो टोटल बच्चों की संख्या हमको दी गई है 1500, ठीक है, और 1500 का 25% फेल हुए हैं, यानी इसका मैं 25% निकाल दे रहा हूँ। 25% आप निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और देखिए 25 में 15 से आपको गुणा करना है, तो 25 बचे 125 के 5 हाथ में 2,
12 बचेगा, ठीक है। और 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी कि 375 बच्चे उस परीक्षा में फेल हुए थे। टोटल अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या 375 होगी। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, -5 माइनस ब्रैकेट में -45 डिवाइडेड बाई -15 प्लस ब्रैकेट में -3 गुणे 5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो बॉडमास रूल आपने पढ़ा होगा, BODMAS। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना होता है। डिवीजन देखिए यहाँ पर दिया गया भाग, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी का मैं पहले ऐसे ही उतार लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, बचेगा पहले का जो माइनस है, और 15 तियाँ 45, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए उसके बाद से हमने भाग को सॉल्व कर लिया। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। और उसके बाद से देखिए मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए -3 गुणे 5 यानी कि -15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए -5 -3 और ये -15 हो जाएगा। अब तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो माइनस मैं कॉमन ले रहा हूँ, 5 3 8 हो जाएगा, और 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा, -23 आपका उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।